गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउसिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें, पहले भी हम लोगों ने देख चुका है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस डेली टू डेली जो भी ट्रांजैक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से हम लोग इस पर काम करते हैं। और डेटा वेयर हाउस की बात करें तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट कभी भी रिट्रीव कर सकें, हिस्टोरिकल हो या फिर वो किसी भी तरह का हो, वो हम लोग डेटा वेयर हाउस के अंदर हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें डेटा वेयर हाउस की, तो कहता है कि इट इज़ ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिंग एंड नॉन वोलेटाइल इन नेचर। डेटा वेयर हाउस की बात करें तो कहता है कि डेटा वेयर हाउस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइम वेरिंग एंड नॉन वोलेटाइल एंड इंटीग्रेटेड इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें डेटा वेयर हाउस का, तो कहता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ यूज प्राइमरली इन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग। हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में अगर हमको प्रोसेस करना है, काम करना है, तो डेटा वेयर हाउस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा कि डेटा वेयर हाउस क्या है, तो कहता है कि इट इज़ अ स्टोर्ड कलेक्शन ऑफ डाइवर्स डेटा। पे भी दो पॉइंट है कि स्टोर्ड कलेक्शन ऑफ डाइवर्स डेटा फॉर व्हाट, तो फॉर अ सॉल्यूशन टू डेटा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम एंड सिंगल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कहता है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे हो सकता है, तो कहता है कि इट इज़ ऑर्गेनाइज बाई सब्जेक्ट नॉट बाई एप्लीकेशन। दैट्स वाई वी कैन से डेटा वेयर हाउस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड इन नेचर, and we can also say that it is used for analyzing and data mining. That's why we can say data warehouse is subject oriented in nature. नेक्स्ट पॉइंट देखिए डेटा वेयरहाउस की, तो कहता है कि इट इज ऑप्टिमाइज डिफरेंटली फ्रॉम ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड डेटाबेस। ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड डेटाबेस को क्या कहते हैं, ये ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज़र इंटरफेस एम्ड एज एग्जीक्यूटिव। इस यूज़र इंटरफेस जो है वो देखें तो हम लोग एज एन एग्जीक्यूटिव ये आपका काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से आप देखिए, तो कहता है कि डेटा वेयर हाउस के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इट मीन्स कि हमारे पास जो वॉल्यूम है डेटा का वो GB और TB में ही रहेगा, इससे कम में पॉसिबल नहीं। जब कहीं भी हम लोग बात करें, कहता है कि इसका जो स्टोरेज साइड है वो गीगाबाइट और टेराबाइट में ही रह सकता है, क्योंकि उससे कम में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग स्टोर करके रख सकें। फिर कहता है कि डेटा वेयर हाउस इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल मीन्स कि यहाँ पे हम लोग हिस्टोरिक डेटा रख सकते हैं। टाइम एट्रीब्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेटा आर हिस्टोरिक बेस्ड, सो वी कैन से कि टाइम एट्रीब्यूट्स आर इम्पॉर्टेंट है। फिर कहता है कि अपडेट इनफ्रीक्वेंट मे बी अपेंड ओनली, है ना। तो ये सारे हम लोग देखें तो फीचर्स कहता है डेटा वेयर हाउस के, हमारे पास ये सारे फीचर्स के रूप में हो सकते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो बहुत सारे एग्जांपल भी हमारे पास डेटा वेयर हाउस के हैं। तो सबसे पॉपुलर एग्जांपल हम लोग देखें तो कहता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में हम लोग डेटा वेयर हाउस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्लाइड में आपको 3 एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो कहता है कि व्हाट आर द आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर की बात करें तो कहता है कि यहाँ पे जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्यूरी एंड द एनालिसिस। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, है ना। तो क्यूरी एनालिसिस ये क्या काम करेगा, है ना। कोई भी क्लाइंट डेटा से रिलेटेड क्यूरी करेगा, उसको एनालाइज करेगा, फिर वो डेटा वेयर हाउस में आएगा। डेटा वेयर हाउस में आने के बाद वो मेटा डेटा के पास जाएगा। अब ये मेटा डेटा क्या होता है 2 मिनट में आपको समझाते हैं। फिर कहता है कि डेटा वेयर हाउस से वो वेयर हाउस से वो फिर मेटा डेटा में जाएगा। फिर डेटा वेयर हाउस इंटीग्रेटर के थ्रू वो अलग अलग जगह पे मॉनिटर, मतलब कि हम लोग अब उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना होगा, हम लोग को मेंटेन करना पड़ सकता है, हम लोग को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ सकता है हमारे डेटा वेयर हाउस। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ मेटा डेटा। ये मेटा डेटा होता है क्या, तो मेटा डेटा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, इट इज़ अ डेटा अबाउट डेटा। अब डेटा अबाउट डेटा मीन्स कि सिंपली हम लोग ऐसे देखें, एक एग्जांपल लेके, तो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में चैप्टराइजेशन किया होता है, उस चैप्टर में अलग अलग सब टॉपिक्स लिखे होते हैं। तो उन सारे सब टॉपिक्स की अगर हम बात करें, चैप्टर्स की बात करें,
तो फ्रीक्वेंटली अगर हम लोग सर्च करें बिना कोई रेफरेंस के तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पर्टिकुलर चैप्टर पे हम लोग कैसे मूव करें, है ना। तो वहाँ पे आपके पास इंडेक्स अवेलेबल होता है। इंडेक्स क्या काम करता है? इंडेक्स एक छोटा सा डेटा प्रोवाइड करता है जो बताता है कि चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से लेके 14 के बीच में है, चैप्टर 2 पेज नंबर 15 से लेके 20 के बीच में, और चैप्टर 2 के बीच में जो भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे किस पेज नंबर पे हैं वो सारा आपके पास वहाँ डिस्प्ले होता है, वहाँ सारा एक्सप्लेन किया रहता है। तो वो इंडेक्स जो है वो खुद भी एक डेटा है, लेकिन वो डेटा किसी दूसरे डेटा के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम लोग मेटा डेटा के नाम से जानते हैं। फिर कहता है कि डेटा वेयर हाउस का अगर हम लोग आर्किटेक्चर देखें कंसेप्चुअल व्यू से, तो 3 तरह का डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर हो सकता है। पहला है सिंगल लेयर, दूसरा 2 लेयर, एंड तीसरा इज अ 3 लेयर आर्किटेक्चर, है ना। सिंगल लेयर की बात करें तो कहता है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो सिर्फ एक बार ही स्टोर होते हैं, एलिमेंट सिर्फ एक बार स्टोर होता है, और यहाँ पे जो डेटा वेयर हाउस होगा वो वर्चुअल इन नेचर हो सकता है। ठीक इसी तरीके से 2 लेयर की बात करें, 2 लेयर डेटा वेयर हाउस की आर्किटेक्चर की बात करें तो कहता है कि यहाँ पे रियल टाइम और डिराइव टाइम ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास 2 लेयर आर्किटेक्चर में आ सकता है। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ एरिया में, जहाँ पे हम लोग मोस्टली डेटा को यूज़ कर सकें, उसको हम लोग एक्सेस कर सकें। फिर 3rd लेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियल टाइम डेटा टू डिराइव डेटा रियली रिक्वायर्ड 2 स्टेप्स। मतलब कि जो भी रियल टाइम डेटा है और जो भी डिराइव डेटा है इसके लिए, और जो डेटा हम डिराइव करें इसके लिए 2 स्टेप्स का ज़रूरत पड़ता है। अभी 2 स्टेप कौन कौन सा है? तो बीच में एक आपके पास आ गया, यहाँ आप देख रहे होंगे अपने स्लाइड पे कि रिकनसाइल, है ना। तो रियल टाइम और डिराइव के बीच में एक रिकनसाइल डेटा आ गया। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इट रिक्वायर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स इन 3 लेयर आर्किटेक्चर इन 2 स्टेप्स। ओके, अब देखें कि डेटा वेयरहाउस में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली 2 इशू हमारे पास आते हैं डेटा वेयरहाउस में, वो है डेटा वेयर हाउसिंग और वेयर हाउस DBMS। डेटा वेयर हाउसिंग की बात करें तो कहता है कि हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन इनटू वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस में इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे इनपुट करें, ये एक हमारे पास इशू है डेटा वेयर हाउस का। सेकेंड अगर देखें, कहता है कि वेयर हाउस DBMS। वेयर हाउस DBMS आप लोग समझते हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। डेटा को डेटाबेस में हम लोग किस तरीके से मैनेज करें, ये हम लोग DBMS में पढ़ते हैं। अब कहते हैं वेयर हाउस DBMS, मतलब कि DBMS के पहले एक और वर्ड आ गया, दैट इज़ वेयर हाउस। अब यहाँ पे क्या इशू आता है? तो कहता है कि व्हाट टू डू विद डेटा वंस इट इज़ इन वेयर हाउस। अब जो डेटा मेरे पास स्टोर है डेटा वेयर हाउस में, उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। अब ये दोनों की बात करें तो वेयर हाउस डेटा वेयर हाउस की और वेयर हाउस DBMS की, तो ये दोनों इंडस्ट्री एरिया में, रिसर्च एरिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखें कि और भी जो इश्यूज़ हमारे पास आ सकते हैं, तो किस तरीके के इशू आ सकते हैं। तो कहता है कि हम लोग डेटा वेयर हाउस को कैसे डिज़ाइन करें, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इशू आ सकता है। डेटा को हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, उस एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड इशू हमारे पास आ सकता है, जैसे रैपिंग ऑफ डेटा और मॉनिटरिंग ऑफ डेटा। रैपिंग इट मीन्स व्हाट? रैपिंग इट मीन्स कि कोई भी डेटा है उसको किसी एक सिंगल यूनिट में हमको कंबाइन करके रखना है, एक रैप करके रखना है, नेक्स्ट हमको जब भी ज़रूरत पड़े हम लोग आसानी से उस डेटा को फेच कर सकें। तो दैट इज़ कॉल्ड योर रैपिंग ऑफ योर डेटा। एंड नेक्स्ट वन इज योर मॉनिटरिंग ऑफ योर डेटा। मॉनिटरिंग मीन्स कि हाउ कैन वी मॉनिटर आवर डेटा। मतलब अगर हमको मेंटेन करना है डेटा को, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हमको करना पड़ेगा, तब भी हम मेंटेन कर पाएंगे। तो ये दोनों जो पोर्शन है रैपिंग और मॉनिटरिंग का, ये दोनों आपका एक्सट्रैक्शन पोर्शन में हमारे पास आ सकता है। तीसरा इशू कहता है और क्या हो सकता है, तो इंटीग्रेशन का इशू हो सकता है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? तो हाउ कैन वी क्लीन एंड हाउ कैन वी मर्ज आवर डेटा। क्लीन मीन्स व्हाट? कि अगर हमारे पास कोई भी अनयूज डेटा है उसको हम कैसे क्लीन करें। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लें हम लोग JRB मॉडल का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी वीक 1 वीक 2, नेक्स्ट आप देखेंगे कल के बाद वीक 3 आपके पास मिलेगा, है ना। तो जैसे जैसे टाइम खत्म होते जाएगा आपके पास वीक्स बढ़ते चला जाएगा। अब एक इशू यहाँ पे आ सकता है कि हाउ कैन वी क्लीन आवर डेटा। क्लीन आवर डेटा मीन्स कि वीक 1 के पास जो भी इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग कैसे क्लीन करें। अगर क्लीन कर दें तो क्या वो सारे स्टूडेंट्स ने डाउनलोड करके सेव रखा है अपने पास, कि हमको यहाँ से डेटा को क्लीन करने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, एक इशू। दूसरा, अगर हम ये सोच के क्लीन कर देते हैं कि आपके पास वो सारा सेव्ड है, नेक्स्ट कोई क्यूरी कर सकता है कि मेरे पास वो नोट्स नहीं था, वीडियो लिंक नहीं था, हमको फिर से चाहिए, तो दोबारा से पॉसिबल है कि आपको प्रोवाइड करने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो दिस इज़
ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन, है ना। दूसरा है आपके पास मर्जिंग। तो मर्जिंग हम कैसे करें, तो हम लोग देखें कि हम लोग ने यहाँ पे अभी वीक 1 वीक 2 में हम लोग लेक्चर्स को डिवाइड करके रखें। वीक 1 में 3 लेक्चर, वीक 2 में 3 लेक्चर, वीक 3 में इस तरीके से हम लोग लेक्चर्स को वीक वाइज डिवाइड करके रखें। अब कहते हैं कि अगर हम लोग सारे को मर्ज कर दें एक बार में, सारे लेक्चर को एक बार मर्ज कर दें, तो वहाँ भी आपके पास इश्यू आएगा कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ें, कौन सा टॉपिक का ज़रूरत पहले है, किसका ज़रूरत बाद में, है ना। तो ये सारा जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ है, ये सारा हमारा डेटा वेयरहाउस में आ सकता है। नेक्स्ट कहता है कि डेटा वेयरहाउस का स्पेसिफिकेशन, उसका मेंटेनेंस भी एक इशू में आता है कि हम लोग कैसे मेंटेन करें डेटा वेयरहाउस को। मतलब अगर हम लोग क्लीनिंग की बात करें, रैपिंग की बात करें, मॉनिटरिंग की बात करें और मर्जिंग की बात करें, तो ये सारा आपका डेटा वेयरहाउस के मॉनिटरिंग से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। दूसरा कहता है कि ऑप्टिमाइजेशन भी एक इशू है, और हाउ कैन वी प्रोवाइड इवोल्यूशन। इट मीन्स कि मिसलेनियस बहुत सारे आपके पास इश्यूज डेटा वेयरहाउस में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डेटा वेयरहाउस के बाद देखें तो कहता है कि OLTP मीन्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। ये क्या होता है, पहले भी बताया था आप लोगों को कि जहाँ पे भी हम लोग डे टू डे डेटा परफॉर्म करते हैं वो OLTP के अंदर आता है। जहाँ भी हिस्टोरिकल डेटा की बात करें वो OLAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस के अंदर आता है। फिलहाल OLTP देखते हैं कि ये होता है क्या। डेफिनेशन देखें तो कहता है कि OLTP इज़ ए क्लास ऑफ प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट एंड मैनेज ट्रांजैक्शन oriented applications, typically for data entry and retrieval transaction in a number of industry including banking, airline, mail order, supermarket, etc. मतलब कि OLTP का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो बैंकिंग में कर सकते हैं हम लोग, फिनेंशियल सेक्टर में मतलब कि इंश्योरेंस में कर सकते हैं हम लोग, मेल में कर सकते हैं। इस तरह का हम लोग कहीं भी OLTP का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर करता है डेटा वेयरहाउस ऑफन अलाउ रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ SQL ट्रांजेक्शन, है ना। SQL ट्रांजेक्शन में जो भी रियल टाइम प्रोसेस हमारे पास होता है वो सारा जगह डेटा वेयरहाउस को अलाउ करता है। क्यों करता है, तो ई-कॉमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, है ना। और दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज नोन एज OLTP प्रोसेसिंग। मतलब इस तरह का जो भी प्रोसेसिंग है वो OLTP कहलाता है। अब देखें कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ OLTP। कहते हैं कि OLTP के लिए हमारे पास एक क्लाइंट होना चाहिए, हमारे पास यूज़र होना चाहिए, हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए, और हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम लोग इसको प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए स्लाइड्स की अगर बात करें तो कहता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस इंक्रीजिंगली रिक्वायर्स सपोर्ट फॉर ट्रांजेक्शन दैट स्पैन अ नेटवर्क एंड मे इंक्लूड मोर देन वन कंपनी। फॉर दिस रीजन न्यू OLTP सॉफ्टवेयर यूजर क्लाइंट सर्वर processing and brokering software that allow transaction to run on different computer platform in a network. It means कि what we require a network, we require client, we require server, we require different operating system where we can run our application. Okay, these are the fundamental requirements of OLTP. अब कहता है कि इसका कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए। हर किसी भी टॉपिक की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हर एक टॉपिक का कुछ बेनिफिट होता है, उसका कुछ एडवांटेज होता है, उसके साथ कुछ इशूज़ होते हैं, उसका कुछ ड्रॉबैक होता है, ये सारे के साथ हमारे पास होता है। तो अब बेनिफिट की बात करें पहले, कहता है कि यहाँ पे आपके पास दो बेनिफिट आपको दिखेगा, दैट इज़ सिंप्लिसिटी एंड द एफिशिएंसी। मतलब ये इसको इस्तेमाल करना बहुत सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट है हमारे, है ना। दूसरा क्या, अगर हम लोग आगे देखें तो कहता है कि OLTP क्या करता है कि पेपर को रिड्यूस, पेपर कॉस्ट को, पेपर वर्क को ये रिड्यूस करता है, ये फास्ट ट्रांजैक्शन करता है। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है हमारे पास, है ना। रेवेन्यू को ये बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेस करवा सकते हैं। वही हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि इट रिड्यूस पेपर ट्रेल्स एंड द फास्टर मोर एक्यूरेट फॉरकास्टिंग एंड फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ हाउ OLTP मेक थिंग्स सिंपल फॉर बिजनेस। किसी बिजनेस के लिए OLTP की हम बात करें तो फॉरकास्टिंग फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेट है हमारे पास। एडवांटेज की बात करें, कहता है कि इट प्रोवाइड फास्ट एंड मोर एक्यूरेट फॉरकास्ट फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ कंक्रीट फाउंडेशन फॉर अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ टाइमली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, है ना। जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग टाइमली मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट्स वाई इट प्रोवाइड अ बेस फाउंडेशन फॉर अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस फाउंडेशन हमारे पास प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखें तो कहता है इट मेक्स द ट्रांजेक्शन मच ईजियर ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर बाई अलाउिंग देम टू मेक द पेमेंट अकॉर्डिंग टू द चॉइस। अब ये कहता है कि
ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और बेहतर है, क्योंकि ये कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो पेमेंट अपने हिसाब से वो प्रोवाइड कर सके, अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से वो पेमेंट को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि it broadens the customer base for an organization by simplifying and speeding up individual processing. अगर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग की बात करें तो वहाँ पे भी ये कस्टमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा हम लोग देखें व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ OLTP। कहता है कि इट मेक्स द डेटाबेस मच मोर सस्पेक्टेबल टू इंट्रोड्यूसर एंड हैकर बिकॉज इट मेक्स द डेटाबेस अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटाबेस है वो वर्ल्ड वाइड पे अवेलेबल है, हर एक जगह अवेलेबल है। तो हैकर आसानी से हमारे डेटा को हैक कर सकते हैं। जो भी मेरा डेटा है वो ईजिली कोई दूसरा हैक कर सकता है। तो ये पहला डिसएडवांटेज आपका OLTP। फिर कहता है कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे कहता है बिजनेस मस्ट गो ऑफलाइन टू कम्प्लीट सर्टेन स्टेप ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोसेस। किसी भी इंडिविजुअल प्रोसेस को कम्प्लीट करना है तो वहाँ पे हम लोगों को ऑफलाइन मोड में ही जाना पड़ेगा, बिकॉज बायर एंड सप्लायर मिस आउट ऑफ सम ऑफ एफिशिएंसी बेनिफिट दैट अ सिस्टम प्रोवाइड। जो भी सिस्टम प्रोवाइड करता है बेनिफिट और एफिशिएंसी, वो माइट बी पॉसिबल कि बायर और सप्लायर उसको मिस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इट कैन लीड टू सर्वर फेलियर विच मे काउज डिले और इवन वाइप आउट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सर्वर फेलियर भी बहुत ज़्यादा मेरे पास हम लोगों के पास ऐसा पॉइंट मिल सकता है। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखें तो हम लोग पढ़ रहे हैं JRE मॉडल। पॉसिबल है कि आज आप लोगों ने जो पढ़ा या फिर वीक फर्स्ट में आप लोगों ने जो पढ़ा और अभी तक नेक्स्ट अगर हम लोग चलते चले हैं इसी प्रोसेस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज वहाँ पे बढ़ जाएगा मेरा। सपोज वीक 1 का नोट्स और वीडियो लिंक जो भी है वो अगर हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं ना, सर्वर से अगर हम लोग डिलीट करते हैं ये सोच के कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे ने इसको एक्सेस कर लिया। अगर किसी एक ने भी एक्सेस नहीं किया है तो वहाँ पे एक इशू हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए कि उसको पता था कि सर्वर पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, हम जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब वो एक्सेस करने गया तब वो डिलीट हो गया। एक पहला इशू। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू जो इस पॉइंट के हिसाब से है कि अगर सर्वर फेलियर हो जाए, जितने भी वहाँ पे नोट्स वीडियो लिंक सारे जो अगर वहाँ पे स्टोर करके रखे हैं, अगर सर्वर मेरा फेलियर हो जाए तो और आपने भी उसको स्टोर करके नहीं रखा है, क्योंकि रोज़ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एवरेज हम लोगों के पास 4 क्लास होता है हर एक बैच में, और एक वीडियो की बात करें तो 70 MB एक एवरेज इसका हम लोग साइज़ मान के चलते हैं। तो 17 to 4 280 MB पर डे के हिसाब से अगर हम लोग को स्टोरेज चाहिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम लोग इसको स्टोर करके कैसे रखें, कहाँ रखें, है ना। ये सबके लिए परेशानी है, आपके लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी और फैकल्टीज़ के लिए। तो हम लोग लिंक प्रोवाइड करते हैं, लिंक प्रोवाइड करके वहाँ पे हम लोग लिंक डाल देते हैं कि ना तो आपको डाउनलोड करने में आपका स्पेस का प्रॉब्लम हो, और ना मेरे पास उन्हें पर्सनल लैपटॉप पे पर्सनल सिस्टम पे उस पर्टिकुलर वीडियो को फाइल को रखने में प्रॉब्लम हो। ठीक है। अब अगर सर्वर क्रैश होता है तो सर्वर पे जो स्टोर था वो तो ख़त्म हो गया, आपने स्टोर किया नहीं, मैंने भी स्टोर किया नहीं, मैंने भी एक जगह सर्वर पे डाल दिया, वो भी सारा क्रैश कर गया। तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग डेटा को कैसे एक्सेस कर सकें। अब डेटा को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग को फिर से वो सारा काम करना पड़ेगा जो हम लोगों ने पहले करके रखा है। ओके, तो दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ OLTP। अब कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ OLTP की बात करें तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ OLTP। कहता है कि ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, ट्रांजेक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए भी हमारे पास पॉसिबल है। इंडेक्स्ड एक्सेस टू डेटा, जितने भी हमारे पास डेटा है वो सारे का हम लोग इंडेक्स्ड एक्सेस कर सकते हैं। फिर कहता है बहुत सारे यूज़र्स एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली क्वेरीज और अपडेट्स यहाँ पे पॉसिबल, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ OLTP। अब अगर हम लोग देखें तो हाउ कैन वी कंपेयर डेटा वेयर हाउस डेटाबेस एंड द OLTP डेटाबेस, है ना। यहाँ हम देखें तो कहता है कि डेटा वेयर हाउस की बात करें तो ये डिज़ाइन होता है एनालिसिस पर्पज़ के लिए, लेकिन OLTP की बात करें तो ये डिज़ाइन होता है रियल टाइम बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। यहाँ फर्स्ट पॉइंट कहता है कि डेटा वेयर हाउस डेटाबेस डिज़ाइन फॉर एनालिसिस ऑफ बिजनेस मेजर बाय कैटेगरी एंड एट्रीब्यूट्स, व्हेयरएज OLTP डेटाबेस डिज़ाइन फॉर रियल टाइम बिजनेस ऑपरेशंस, है ना। पहला वाला जो है डेटा वेयर हाउस एनालिसिस के पोर्शन से डिज़ाइन होता है, वहीं OLTP रियल टाइम बिजनेस के लिए डिज़ाइन करते हैं, रियल टाइम ऑपरेशन के बिजनेस के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं।
फिर कहता है कि डेटा वेयर हाउस की बात करें तो कहता है कि ऑप्टिमाइज फॉर बल्क लोड एंड लार्ज कम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल क्वेरी दैट एक्सेस मेनी रो पर डे। डेटा वेयर हाउस की बात करें तो बहुत सारे रो चाहिए एक टेबल के, लेकिन OLTP डेटाबेस की बात करें तो कहता है कि एक टेबल के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रो की ज़रूरत होती है, बहुत सारी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे काम करना थोड़ा आसान होता है। ये डेटा वेयर हाउस से कंपेरेटिवली थोड़ा ये लेस कम्प्लेक्स होता है। हम लोग OLTP की डेटा को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कॉमन सेट ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन डेटा वेयर हाउस की डेटाबेस की बात करें तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो कॉमन सेट नहीं है, अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन एक जगह पे है। लेकिन OLTP में देखें तो अगर आशीष है ना, तो आशीष से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है वो एक जगह, दूसरे नाम से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो सारा आपका एक जगह। तो यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज़ करना, एक्सेस करना OLTP डेटाबेस को थोड़ा ईजी हो जाए। इसी तरीके से अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट में तो कहता है कि डेटा वेयर हाउस डेटाबेस लोडेड विद कंसिस्टेंस वैलिड डेटा रिक्वायर नो रियल टाइम वैलिडेशन, whereas OLTP database optimized for validation of incoming data during transaction and use validation data tables। हम लोगों को OLTP में वैलिडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डेटा वेयर हाउस के डेटाबेस को हम लोगों को वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग यहाँ वैलिडेशन नहीं करते, लेकिन OLTP हम लोग वैलिडेशन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें कहता है कि डेटा वेयर हाउस डेटाबेस सपोर्ट फ्यू कंकरेंट यूज़र रिलेटिव टू OLTP। डेटा वेयर हाउस कुछ ही यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन OLTP 1000 यूज़र्स को एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं। ये था हमारे पास डेटा वेयर हाउस और OLTP के बारे में। जो भी आपको अगर डाउट लगता है आप इसको पहले एक बार अच्छे से वीडियो को आप देखिए।